भोजवृत्ति का भाषानुवाद। यदि सत्व गुण की प्रधानता से चित्त को ही प्रकाशक मान लिया जाए, तो उसको ही अर्थ का और अपने स्वरूप का प्रकाशक मानने से यह घट है इत्यादि व्यवहार हो जाएंगे। पुरुष को मानने की क्या आवश्यकता है? इस शंका को हटाने के लिए यह सूत्र है। वह चित्त स्वभास अर्थात अपने स्वरूप का स्वयं प्रकाशक नहीं है, किंतु पुरुष से प्रकाश्य है, क्योंकि वह दृश्य है। जो दृश्य है, वह दृष्टा से प्रकाश्य है, यह व्याप्ति है। जैसे घट आदि दृश्य है और दृष्टा से प्रकाश्य है, चित्त भी दृश्य है, इससे स्वयं प्रकाशक नहीं हो सकता। संगति, शंका। यदि यह मान लिया जाए कि चित्त ही विषय का ज्ञान करता है और चित्त ही अपना ज्ञान भी करता है, तो उपर्युक्त दोष की निवृत्ति हो जाती है। इसका उत्तर देते हैं। एक समय चोभ्या नव धारणम। शब्दार्थ, एक समय च बराबर एक समय में और उभय अन्व धारणम बराबर दोनों का विषय और चित्त का ज्ञान नहीं हो सकता। अन्व्यार्थ, और एक समय में दोनों विषय और चित्त का ज्ञान नहीं हो सकता। व्याख्या, यदि यह कहा जाए कि चित्त ही विषय का ज्ञान प्राप्त करता है और चित्त को ही अपना ज्ञान होता है, तो इसमें यह दोष आता है कि एक समय में दो ज्ञान नहीं हो सकते, अर्थात एक विषय ज्ञान, दूसरा विषय वाले चित्त का ज्ञान। इस कारण चित्त से अतिरिक्त इसका साक्षी अन्य चेतन पुरुष का मानना अनिवार्य है। भोजवृत्ति का भाषानुवाद। उक्तार्थ में एक शंका तो यह है कि चित्त का दृश्यत्व सिद्ध नहीं हुआ। इससे दृश्यत्व साध्य के तुल्य है, इसलिए दृश्यत्व हेतु साध्य सम हेत्वाभास है। और दूसरी शंका यह है कि पुरुष की बुद्धि के व्यापार को जानकर ही हित प्राप्ति और अहित निवृत्ति के लिए वृत्तियां होती हैं, तथापि क्रुद्धो अहम अत्र में रागः, मैं क्रोधी हूँ, मेरी इसमें प्रीति है इत्यादि प्रवृत्तियां बिना बुद्धि की वृत्ति के नहीं हो सकती, तो फिर बुद्धि को ही स्वप्रकाशक क्यों न माना जाए? इन दोनों शंकाओं का उत्तर इस सूत्र में दिया है। यह वस्तु सुख का हेतु अथवा दुख का हेतु है। इस प्रकार व्यवहार की योग्यता करने वाला एक वस्तु संबंधी बुद्धि का वृत्ति रूप व्यापार है, और मैं सुखी हूँ। इस प्रकार व्यवहार का संपादक बुद्धि का वृत्ति रूप व्यापार दूसरा है। अर्थ ज्ञान काल में ऐसे दो विरोधी व्यापारों का होना असंभव है, अर्थात एक काल में चित्त अपने स्वरूप को और वस्तुओं को निश्चित नहीं कर सकता, इससे चित्त स्वप्रकाशक नहीं है, किंतु उक्त प्रकार के दो व्यापारों को करने के बाद ही दो प्रकार के स्फूर्ति रूप फलों का भान होता है। इसलिए बहिर्मुख रूप से ही अपने में रहने वाले चित्त को पुरुष स्वयं जानता है, इससे पुरुष में ही वह फल है, चित्त में नहीं। वृत्ति का तात्पर्य। घट और चित्त दोनों का चित्त को एक ही क्षण में ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों का साक्षी पुरुष है। अर्थात घटम अहम द्राक्षम, घट को मैंने देखा, इस प्रकार का जो स्मृति ज्ञान होता है, वह चित्त और घट के अनुभव से उत्पन्न होता है। एक चित्त के क्षण में ही नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों का अनुभव करता इनसे पृथक पुरुष है। संगति, शंका। यदि ऐसा मान लिया जाए कि एक चित्त से विषय ग्रहण किया जाता है और उस विषय सहित चित्त को दूसरा चित्त ग्रहण करता है, तो विषय और चित्त दोनों का ज्ञान हो सकता है। इसका उत्तर चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे रति प्रसंगः स्मृति संकरश्च। शब्दार्थ, चित्त अंतर दृश्य बराबर एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मानने में, बुद्धि बुद्धः बराबर चित्त का चित्त होना, अति प्रसंगः बराबर अनावस्था दोष होगा, स्मृति संकरः च बराबर और स्मृतियों का गड़बड़ हो जाना भी। अन्व्यार्थ, यदि पहले चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य माना जाए, तो चित्त के चित्त का अनावस्था दोष होगा और स्मृतियों का संकर भी हो जाएगा। व्याख्या, यदि यह माना जाए कि क्षण-क्षण में चित्त बदलता रहता है, अर्थात एक चित्त ने एक विषय ग्रहण किया और उस विषय सहित चित्त को दूसरे चित्त ने
इसी प्रकार उसको तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने, तो यह क्रम बराबर चलता रहेगा, कभी समाप्त न हो सकेगा। इसमें अनावस्था दोष आ जाएगा, अर्थात पहले एक वस्तु का ज्ञान, फिर उस वस्तु के ज्ञान का ज्ञान। इस प्रकार कभी एक ज्ञान भी समाप्त न होने पाएगा। दूसरा दोष स्मृति संकर का है। जितनी बुद्धियों का अनुभव है उतनी ही स्मृति होगी। अनुभव अनंत है। जब उन सब की स्मृति होने लगे तो उनके संकर होने से यह स्मृति किसकी है, यह धारणा न हो सकेगी, अर्थात उनमें गड़बड़ी हो जाएगी। कुछ पता न चल सकेगा कौन किसकी स्मृति है। इस कारण चित्त से अतिरिक्त दृष्टा पुरुष को मानना ही पड़ता है। भोजवृत्ति का भाषानुवाद। बुद्धि का स्वयं ग्रहण न हो पर एक बुद्धि का द्वितीय बुद्धि से ग्रहण हो जाएगा, इस आशंका का उत्तर देते हैं। यदि बुद्धि को जानने वाली द्वितीय बुद्धि मानेंगे तो वह दूसरी बुद्धि भी अपने स्वरूप को न जानकर अन्य बुद्धि को प्रकाशित करने में असमर्थ है। इससे उस द्वितीय बुद्धि को ग्रहण करने वाली तृतीय बुद्धि कल्पित करनी चाहिए और उसकी भी ग्राहिका अन्य। इस प्रकार अनावस्था हो जाएगी तो बिना पुरुष के अर्थ ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि बिना बुद्धि के ज्ञान हुए अर्थ ज्ञान होता नहीं। दूसरा दोष यह होगा कि स्मृतियों का मेल हो जाएगा। रूप और रस में जो बुद्धि उत्पन्न हुई है, उस बुद्धि को ग्रहण करने वाली अनंत बुद्धियों के उत्पन्न होने से उन बुद्धियों से उत्पन्न संस्कार भी अनेक होंगे। उन अनेक संस्कारों से जब एक बार ही बहुत से स्मृति ज्ञान किए जाएंगे, तो बुद्धि के समाप्त न होने से बहुत सी बुद्धि स्मृतियों की एक बार ही उत्पत्ति होगी। एक बार ही उत्पत्ति मानने से किस विषय में यह स्मृति हुई है, यह ज्ञान न हो सकेगा, तो स्मृतियों का मेल हो जाएगा। यह रस विषय में इस प्रकार का विभक्त ज्ञान न हो सकेगा। संगति पुरुष क्रिया रहित और अपरिणामी है और ज्ञान प्राप्त करने अथवा किसी विषय को ग्रहण करने में क्रिया और परिणाम दोनों होते हैं। फिर पुरुष चित्त के विषय का ज्ञान किस प्रकार कर सकता है? समाधान: चित्तेर प्रति संक्रमायास्तदा कारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। शब्दार्थ: चित्तः बराबर चित्ती अर्थात चेतन पुरुष को, अप्रति संक्रमायाः बराबर जो क्रिया अथवा परिणाम रहित है, तद आकार आपत्तौ बराबर स्वप्रतिबिंबित चित्त के आकार की तरह आकार की प्राप्ति होने पर, स्वबुद्धि संवेदनम बराबर अपने विषय भूत बुद्धि का ज्ञान होता है। अन्व्यार्थ: पुरुष को जो क्रिया अथवा परिणाम रहित है, स्वप्रतिबिंबित चित्त के आकार की प्राप्ति होने पर अपने विषय भूत चित्त का ज्ञान होता है। व्याख्या: यद्यपि अपरिणामी भोक्तृ शक्ति पुरुष अप्रतिसंक्रम अर्थात किसी विषय से संबद्ध न होने से निर्लेप है, तथापि विषयाकार परिणामी बुद्धि में प्रतिबिंबित हुआ तदाकार होने से वह उस बुद्धि की वृत्ति का अनुपाती हो जाता है। इस प्रकार चैतन्य प्रतिबिंबित ग्रहणी बुद्धि वृत्ति के अनुकार मात्र होने से ही बुद्धि वृत्ति में अभिन्न हुआ वह चेतन ज्ञान वृत्ति कहा जाता है। परमार्थ में वह चेतन ज्ञाता नहीं है, क्योंकि चेतन के प्रतिबिंब का आधार होने से जो चित्त का चेतनाकार हो जाना है, वह तदाकारापत्ति है। वह तदाकारापत्ति के होने से जो चित्त में दर्शन कर्तृत्व है, उसको लेकर ही चेतन को दृष्टा कहा जाता है। वास्तव में तो यह दृश्य मात्र ही है, अर्थात निर्विकार पुरुष में दर्शन कर्तृत्व ज्ञातृत्व स्वाभाविक नहीं है, किंतु जैसे निर्मल जल में प्रतिबिंबित हुए चंद्रमा में अपनी चंचलता के बिना ही जल रूप उपाधि की चंचलता से चंचलता भासती है, वैसे ही चित्त प्रतिबिंबित जो चेतन है, वह भी स्वाभाविक ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व के बिना ही केवल प्रतिबिंबाधार चित्त के विषयाकार होने से तदाकार भासता है। चेतन पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से चित्त का जो चेतनवत आकार होना है, वह तदाकारापत्ति है। ऐसी तदाकारापत्ति हुए चित्त में जो ज्ञातृत्व है, उसी का निर्विकार पुरुष में आरोप होता है। इस प्रकार चैतन्य प्रतिबिंबित चित्त ही चिदाकार हुआ, अपने को दृश्य और चेतन को दृष्टा कर देता है। वास्तव में पुरुष दृष्टा नहीं है, केवल ज्ञान स्वरूप है।
चित्त और चेतन का अभिन्न रूप से भान होना ही ऐसा कहा गया है। निम्न वाक्य से चेतन को बुद्धि वृत्तीय विशिष्ट कहा गया है। न पातालम न च विवरम गिरिणाम नैवंधकारम कुक्ष्या नो दधीनाम गुहाम यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धि वृत्तिम विशिष्टाम कव्यो वेद्यन्ते। जिस गुफा में शाश्वत ब्रह्म निहित है, वह गुफा न तो पाताल है, न पर्वतों की गुफा है, न अंधकार है, न समुद्रों की खाड़ी है, किंतु प्रतिबिंबित चेतन से अभिन्न सी जो बुद्धि वृत्ति है, उसी को कवि ब्रह्म गुफा कहते हैं। भोज वृत्ति का भाषानुवाद। यदि बुद्धि स्वयं प्रकाश नहीं और भिन्न बुद्धि से उसका ग्रहण नहीं होता, तो बुद्धि ज्ञान रूप व्यवहार कैसे होता है? इस आशंका को करके अपना सिद्धांत कहते हैं। पुरुष जो कि चैतन्य रूप है, वह किसी से मिला हुआ नहीं, अर्थात जैसे सत्व रजस आदि गुणों का जब अंगाअंगी भाव लक्षण परिणाम होता है, तो वे गुण अपने प्रधान गुण के से रूप को धारण कर लेते हैं। अथवा जैसे लोक में फैलते हुए परमाणु एक विषय को बना देते हैं, वैसे चैतन्य शक्ति नहीं है, क्योंकि वह सर्वदा एक रूप सुप्रतिष्ठित रहती है। उस चैतन्य शक्ति के संग होने से जब बुद्धि चैतन्य सी हो जाती है और जब चेतन शक्ति बुद्धि वृत्ति में प्रतिफलित हुई बुद्धि वृत्ति से मिली हुई जानी जाती है, तब बुद्धि में अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। वृत्ति का तात्पर्य यह है कि यद्यपि जैसे बुद्धि का क्रिया द्वारा घट आदि संबंध होता है, वैसे चित्ती का बुद्धि के साथ संयोग नहीं, क्योंकि चित्ती परिणाम शून्य है। तथापि जैसे सूर्य का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे चित्ती का बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है। इससे बुद्धि को चिदाकारता होने से चित्ती को बुद्धि वृत्ति सहित बुद्धि का भान होता है। संगति चित्त को ही बाह्य वस्तु और आत्मा मानने और उससे अतिरिक्त इन दोनों का अस्तित्व न मानने में क्यों भ्रांति होती है?